यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो नेक्स्ट है इसके यहाँ पर टेस्ट नंबर 5 रहेगा यूपीपीसीएस का, ठीक है। इसका टेस्ट नंबर 4 जो था वो डिस्कस कर चुके थे हम लोग यहाँ पर, उस साइंस का था पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो, साइंस का भी यहाँ से डिस्कस हो गया। अब यहाँ से डिस्कस करेंगे 5वें नंबर को, जो हमारा पर्यावरण और पारिस्थितिकी है, मतलब हमारा इन्वायरमेंट और इकोलॉजी है, इसके यहाँ पर इसको देखेंगे आज, ठीक है। इसको भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर करेंगे, राइट। देखो पार्ट 1 पार्ट 2 में इसलिए कराता हूँ कि जितना पार्ट 1 में करा दे रहा हूँ उसके एक बार आपको जाके पूरा पढ़ना है। कुछ टॉपिक यहाँ पे अंदर जैसे जैसे कि मान लो करीब 70-75 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसमें से करीब 50 या 45 टॉपिक आपके कवर होंगे। वो टॉपिक आपको जाके थोड़ा डीप में जाके पढ़ना है। इस वजह से मैं आपको एक एक पार्ट में कराता हूँ कि एक पार्ट में अपना उतना रिवीजन कर लो और उसके बाद अगला पार्ट में उसका रिवीजन कर लो, एक टाइप से नोट्स टाइप बना लो, ठीक है। वो आपका एग्जाम टाइम पे हेल्प करेगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कुछ यहाँ पर अपडेट जो मैं बताता रहता हूँ, कब टेस्ट कराऊंगा, कब यहाँ पे क्या अपडेट रहता है एग्जाम के लिए, तो मैं आपको यहाँ से बताता रहता हूँ उसमें, तो ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल भी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ से, इसमें बोला है फाइटोप्लैंक्टन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसका सर्वाधिक विकास गर्म सागरीय क्षेत्रों में होता है, ठीक है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो प्लैंक्टन समुदाय है ये सागरीय बायोम से प्रकाशित क्षेत्र होता है और इस सागर के ऊपरी एपिले जो हमारे लेजिक मंडल होता है उसमें होता है, राइट। और यहाँ पर सागर तल से 200 मीटर गहरे भाग में यहाँ पर होता है और यहाँ पर जो जल के ऊपरी भाग में यहाँ पर पाया जाता है और यहाँ पर जिसमें सूक्ष्म जीव जंतु पादप यहाँ पर प्लैंक्टन इसको कहते हैं, ठीक है। सूक्ष्म पादप जैसे कि शैवाल, सूक्ष्म जीव आदि प्लैंक्टन के समुदाय जीव होते हैं, राइट। ये यहाँ पर क्या होता है, जो फाइटोप्लैंक्टन होता है इसके सूक्ष्म आकार के यहाँ पर होते हैं और इसमें प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें अपना भोजन तैयार करते हैं, राइट। तो ये सब बातें आपको यहाँ से याद रखना है। और यहाँ पर बोला है कि सागरीय क्षेत्र में जो विकास सबसे गर्म सागरीय क्षेत्र में होता है, तो यहाँ से ये बात गलत हो जाएगी इसकी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ठंडा आवरण होता है इसका वहाँ पर इसका विकास होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा इसका, क्योंकि यहाँ पर जो गर्म और शीत हैं दोनों यहाँ पर क्षेत्रों में हो सकता है। कभी यहाँ पर जो बोला है कि गर्म सागरीय क्षेत्रों में सिर्फ, तो यहाँ से उसमें नहीं, और यहाँ पर ठंडे में भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ गर्म में ही हो, ज़्यादातर यहाँ पर मोस्टली हो ठंडे में ही होता है, ठीक है। और कुछ कभी गर्म होता है तो गर्म में भी यहाँ पर हो सकता है, तो यहाँ से पहली बात गलत हो जाएगी। दूसरा, फाइटोप्लैंक्टन खास श्रृंखला का प्राथमिक उत्पादक माने जाते हैं, ये बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसके प्राथमिक जो उत्पादक होंगे। तीसरी बात यहाँ से इसमें बोला है ये प्रायः सुपोषी पादप होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मैंने आपको पॉइंट बताया वाला, ठीक है, कि यहाँ पर अपना भोजन प्राप्त करते हैं ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना वजन, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा सी, यहाँ से मतलब सी नहीं, ए यहाँ से करेक्ट है। 2 और 3 बातें सही है, राइट। जो हमारे जो जूटोप्लैंक्टन होते हैं जो फाइटोप्लैंक्टन से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और फाइटोप्लैंक्टन खास श्रृंखला के प्राथमिक उत्पादक होते हैं और सागरीय जीव इन पर निर्भर करते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लेना पॉइंट ये, ठीक है। तो 2 और 3 बातें सही है, तो आंसर ए यहाँ से सही हो जाएगा। पहले क्यों गलत था? क्योंकि यहाँ पर गर्म सागरीय क्षेत्रों में नहीं होता है, वो ठंडे में भी हो सकता है। मोस्टली ज़्यादातर ठंडे में ही देखा जाता है, ठीक है। कभी कभी गर्म में भी यहाँ पर देखा गया, लेकिन गर्म में इतना जोर नहीं देता ये। आंसर देखते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन 2 नंबर, निम्नलिखित में से किन प्राणियों को शीत निष्क्रियता के क्षेत्र में शामिल किया जाता है? आंसर हो जाएगा सेकंड के यहाँ से, जो शामिल किया जाता है ये एक तो चमगादड़ को, ठीक है, और एक आपको कंगारू को, राइट। 2 यहाँ से इसके आंसर हो गए, क्योंकि यहाँ पर जो शीतकालीन हमारे सुसुप्तावस्था में बिताता है शीत निष्क्रियता कहलाता है, ठीक है। उसको उदाहरणों से चमगादड़ हो गया, कंगारू हो गया, रोनटेन जो भालू हो गया, ठीक है। ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। घोंगा और मधुमक्खी यहाँ पर इसके एग्जाम्पल नहीं होंगे। आंसर 1 और 4 क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 3 नंबर, पोषक तत्व का एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर गुजरता क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा ये कहलाता है जैव भू रसायन चक्र। बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों को गुजरना जैव भू रासायनिक चक्र जो होता है हमारा बायो जियो केमिकल साइकिल कहलाता है। इसके तहत यहाँ पर जैवमंडल में जीवधारी और यहाँ पर जो पर्यावरण है उसके बीच विभिन्न रासायनिक तत्व यहाँ पर उसके चक्र का प्रभाव होता रहता है, ठीक है। ये वह प्रक्रिया है जो पोषक तत्व जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवित जीवों को पर्यावरण के जलजीव के भागों में लगातार घूमते रहना, ठीक है। तो बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं में से इनको क्रम के साथ व्यवस्थित करना है। कौन सा इनका क्रम होगा वो बताना है यहाँ से, ठीक है। देखते हैं इसको। देखो पहले आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर प्रवास, ठीक है। प्रवास का ये हमारा प्रजनन और यहाँ पर जो आगमन है उसको दर्शाता है और ये बाहर के अनेक नई जातियों का आगमन को होता है इससे, ठीक है। तो पहला हमारा प्रवास हो गया 2 नंबर में। उसके बाद आपका होगा यहाँ से प्रवास के बाद
प्रवास के बाद आपका हो जाएगा यहाँ से आस्थापन। ठीक है, आस्थापन क्या होता है? इस प्रक्रिया में निकट क्षेत्रों में प्रकीर्णन और विभिन्न माध्यमों में फलों, बीज, अनेक प्रजातियों का नवीन स्थान में अंकुरण होता है। ठीक है, आस्थापन हो गया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका होगा पहला प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है ये इस चरण में जैविक तथा अजैविक घटकों को मध्य प्रतिक्रिया शुरू होती है और पर्यावरण में निरंतर होने वाला परिवर्तन इसी प्रतिफल का एग्जाम्पल होता है। ये हो सकता है। उसके बाद बचा क्या हमारा? प्रवास। प्रवास क्या होगा? देखो, प्रवास ये हमारा प्रजनकों के आगमन को दर्शाता है। इसमें बाहर की अनेक नई जातियों का आगमन होता है। ठीक है, ये प्रवास हो गया। तो इस टाइप से आंसर हो जाएगा दो मैंने 2 बार डिस्कस कर लिया ना, तो यहाँ से हो जाएगा 2, 3, 1, चौथा बचा था ना। चौथा देखते हैं, स्थिरीकरण। स्थिरीकरण प्रजातियों की जनसंख्या का अंतिम समय स्थिति का दशा प्रदान करता है। ये हमारा हो जाएगा स्थिरीकरण। तो 2, 3, 1, 4 इसका आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, जो मैंने देखो बताया, प्रतिक्रिया के बारे में क्या बताया, प्रवास के बारे में क्या है, अस्थापन के बारे में क्या और स्थिरीकरण के बारे में क्या, इनको सबको आप नोट करके लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बहुत कम जगह आपको यहाँ से देखने को मिलेगा ये सब बातें जो मैंने आपको बताई है। राइट, नहीं सुना है तो आपको इसको बैक जाके फिर से सुनना है और यहाँ से लिख के नोट्स बना के रखना है। इसका सी नंबर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, प्रवाल भित्ति के संबंध में आपको विचार करना है। प्रवाल भित्ति बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ठीक है, करीब 1 साल से न्यूज़ में चल रहा है, तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, यूपीपीसीएस बना सकता है क्वेश्चन। ठीक है, यूपीएससी बनना था लेकिन यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं बनाया, तो यहाँ से यूपीपीसीएस क्वेश्चन बना सकता है इसमें। प्रवाल जो है समुद्री कशेरुकी जीव होते हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है। राइट, प्रवाल समुद्री अकशेरुकी जीव होते हैं, कशेरुकी नहीं होते हैं, अकशेरुकी होते हैं। ऐसे जीव होते हैं जिनकी रीढ़ नहीं होती है। जो अकशेरुकी होते हैं कौन होते हैं? जिनकी रीढ़ नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारे गलत हो जाएगा पहला। ठीक है, ये पृथ्वी से बड़ी जो संख्या में जीवित संरचनाएं होती हैं। राइट, प्रत्येक प्रवाल रीफ मूंगे को पॉलिप कहा जाता है। सेकेंड बात है आंसर करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक प्रवाल रीफ मूंगे को यहाँ पर पॉलिप कहा जाता है और ऐसे हजारों यहाँ पर पॉलिप्स जो कॉलोनी है वो बनाने के लिए यहाँ पर एक साथ काम करते हैं। ठीक है, एक साथ रहते हैं, एक साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक गुणा करते हैं इसमें, तो यहाँ से क्या होगा? सिर्फ सेकंड बात करेक्ट है प्रवाल भित्ति के बारे में और पहली बात गलत है इसकी। राइट, एक बात और देखते हैं, जो हमारे प्रवाल होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो कठोर कोरल और एक यहाँ पर नरम, यहाँ पर सॉफ्ट कोरल। राइट, तो कोरल क्या होता है? प्रवाल होते हैं हमारे। ठीक है, कठोर कोरल क्या होते हैं? वे कठोर सफेद और प्रवाल बाह्य कंकाल के लिए यहाँ पर बने होते हैं, समुद्री कैल्शियम जैसे कार्बोनेट से निकालने के लिए। ठीक है, वे एक तरह से भित्ति पारिस्थितिक तंत्र में इंजीनियर होते हैं। ये हमारे कौन है? कठोर हो गए। सॉफ्ट कौन हो गए? वे अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए कंकाल के पुराने कंकालों को खुद जोड़ लेते हैं, वो हो जाते हैं सॉफ्ट वाले। ठीक है, सॉफ्ट कोरल भी वर्षों से यहाँ पर अपने स्वयं के कंकालों को कठोर संरचना में परिवर्तित करते हैं। आपसे बोलेगा जो इनमें से कठोर संरचना को परिवर्तित करते हैं कौन से कोरल कहलाते हैं? सॉफ्ट है ना, या कठोर? तो कठोर है तो लोग बोलेंगे कठोर होगा, बल्कि कठोर नहीं, कठोर अगर यहाँ पर कर रहे हैं तो सॉफ्ट कोरल होते हैं। ये बात कुछ याद रखनी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? केवल 2 करेक्ट है, तो सी यहाँ से 5वें का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, सूची को सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं यहाँ पर जैविक अन्योन क्रिया के प्रकार, यहाँ पर उदाहरण दे रखा है इसका 6ठे का। तो देखो यहाँ से होगा हमारा क्या? पहला हो जाएगा असहभोजिता। असहभोजिता होगा आपसे आपका ये पेनिसिलियम, कवक व बैक्टीरिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रजाति नुकसान में रहती है, तो जबकि दूसरी प्रजाति यहाँ पर अप्रभावी रहती है। उदाहरण पेनिसिलियम, कवक व बैक्टीरिया। ठीक है, ए का 2। बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। बी में क्या होगा? परभक्षण। परभक्षण आपका हो जाएगा ये शेर द्वारा हिरण का शिकार। तीसरा। सी क्या होगा? परजीविता। परजीविका आपको हो जाएगा यहाँ से अमरवेल का दूसरे पौधे पर उगना। तो चौथा। डी का क्या होगा? डी का आपको हो जाएगा 1, जो सजीविता होता है, ये प्लाइकियन होता है 1। 2, 3, 4 एक इसका आंसर होगा, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। 7वां नंबर है, यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की सूची 6 में रखा जाता है तो इसका क्या तात्पर्य होगा? इसका तात्पर्य है कि उस पौधे की खेती करने के लिए यहाँ पर जो लाइसेंस की आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक है, ए यहाँ से क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन्यजीव संरक्षण 1972 जो होता है, इसके तहत जंगली जानवर और पौधों की जो विभिन्न हमारी प्रजातियां होती है उसके संरक्षण में, उसके आवास प्रबंधन, जंगली जानवर, पौधों के यहाँ पर जो उनके बने उत्पाद हैं उसके व्यापार, विनिमय और यहाँ पर नियंत्रण करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना, कौन से कथन यहाँ से सही होगा? डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरो इथेन का प्रयोग पेंट, प्लास्टिक आदि बनाने में किया जाता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात 8वें के यहाँ से जो रहेगी ये पहली बात 8वें का गलत हो जाएगा। ठीक है, पहली बात क्या है?
8वें स्टेटमेंट का यहाँ से 8वें क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि डाइफिनॉल डाइक्लोरोथेन ये बहुत हानिकारक कार्बनिक प्रदूषक होता है जो मृदा और जल के लंबे समय तक बना रहता है। ये एक विषैला प्रदूषक है जिसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है, ना कि यहाँ पर ये प्लास्टिक पेंट बनाने में करते हैं, तो गलत हो जाएगा। पॉलीवोलोरिनेटेड बाइफिनाइल जो पीसीबी है, इसका उपयोग टीकाकरण के रूप में कीटनाशक के रूप में किया जाता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी यहाँ से इसकी गलत है, ठीक है। ये जो हमारा पीसीबी होता है इसका मुख्य उपयोग होता है कि औद्योगिक जो उत्पाद है उसमें करना, ना कि इसके कीटनाशक के उपयोग में करना, ठीक है। इसे बहुत देशों में प्रतिबंधित भी कर दिया गया है। इसका प्रयोग पेंट, प्लास्टिक आदि बनाने में होता है, ठीक है, पीसीबी का, ठीक है। तीसरी बात है इंपॉर्टेंट। चौथी बात यहाँ से पीसीबी रासायनिक रूप से स्थायी यौगिक है, इसलिए यहाँ पर तीव्र गति में इसका जैव संचयन होता रहता है और ये जलीय जीवों में इनका प्रभाव अत्यधिक पड़ता है, राइट। मानव स्वास्थ्य के लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा उत्पन्न करता है। तो ये सब बातें दोनों गलत हैं, और क्या इसके बारे में सही थी मैंने आपको बताया, वो आप पॉइंट करके नोट कर सकते हो। 8वें का आंसर डी यहाँ से करेक्ट है, दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आहार श्रृंखला में उत्पादक हैं कौन? आहार श्रृंखला में उत्पादक कौन होंगे? आंसर हो जाएगा 9वें का यहाँ से ये हरे पेड़ पौधे, ठीक है। हरे पेड़ पौधे जो हमारे होते हैं ये आहार श्रृंखला में उत्पादक होंगे, राइट। कौन कौन हो सकते हैं? हरे पेड़ पौधे उत्पादक सपोषी होते हैं। शाकाहारी में हमारे प्राथमिक उपभोक्ता विषमपोषी होते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर बोला मांसाहारी में आपको हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता विषमपोषी, और शीर्ष मांस पक्षी जो होते हैं ये आपको जाएंगे तृतीय उपभोक्ता विषमपोषी। और जो हरे पेड़ पौधे हमारे उत्पादक स्वपोषी में आएंगे, ठीक है। उत्पादक स्वपोषी में तो आंसर उत्पादक पूछा है, तो ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां। निम्नलिखित पर विचार करना है। UNCBD का सचिवालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी गलत है, ठीक है, कि इसका जो हमारा जो UNCBD जो इसका CBD है, UNCBD इसका जो हेडक्वार्टर है ये किधर होगा? इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका ब्राज़ील में होना चाहिए था, मॉन्ट्रियल में नहीं, है ना। तो यहाँ से क्या होगा? ब्राज़ील में होगा इसका हेडक्वार्टर। हाँ, इसका हेडक्वार्टर किधर होगा? ब्राज़ील में होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में अपनाया गया था ये। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो UNCED था वो अपनाया गया था रियो डी जेनेरियो में, ठीक है, ना कि ये, तो ये गलत हो जाएगा। भारत UNCBD का सदस्य नहीं है। भारत UNCBD का सदस्य नहीं है, तो क्या होगा? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि इसका सदस्य भारत नहीं है, ये बात एकदम सही है, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से इसका केवल 3 सही है, तो डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। आगे देखते हैं UNCBD के बारे में। ये हो गया, इसमें ये था कुछ डाउट इसमें क्वेश्चन में लग रहा है मुझे कि इसमें इसको जो इसमें डाउट क्या है, एक बार देखो इसके बारे में, ये क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा आप देख लोगे, क्योंकि मैंने ये तो बताया वैसे ये पहला भी गलत था, दूसरा भी, तीसरा यहाँ पर भारत इसका UNCBD का सदस्य नहीं है, ये बात तो सही है, करेक्ट है। तो तीसरा हमारा आंसर होगा। पहला भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसका सचिवालय मॉन्ट्रियल कनाडा में नहीं स्थित है, भी बात सही है, ठीक है। और ये 1992 में इसके तहत नहीं अपनाया गया था, क्योंकि ये जो अपनाया गया था ये UNCED था, वो अपनाया गया था पृथ्वी सम्मेलन के थ्रू 1992 में, ये नहीं अपनाया गया था। तो ये दोनों बातें ऊपर गलत हैं। तीसरी बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर भारत इसका मेंबर नहीं है। एक बार जाके आप UNCBD के बारे में सर्च करो और देखो, यहाँ पर आपके पास टॉपिक है, तो टॉपिक में भी देख सकते हो, उसके बाद अपना आंसर यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। जो भी कुछ रहेगा तो यहाँ पे आप अपना आंसर बता सकते हो टेलीग्राम पे, या नीचे कमेंट करके बता सकते हो आंसर, ठीक है। सब लोग अपना आंसर यहाँ पे बताओगे 10वें का क्या है, राइट। ये आपको क्वेश्चन करना है खुद से, ठीक है। बाकी यहाँ से आंसर इसका सी यहाँ पर शो कर रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे क्वेश्चन में, जो बातें लिखी है उसके हिसाब से सही है, लेकिन थोड़ा डाउट है, एक बार आप इसको चेक करोगे क्वेश्चन को। 11 नंबर देखते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो BIS के संबंध में विचार करना है। इसकी स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि इसकी स्थापना थी, ये जो BIS थी इसकी स्थापना की गई थी आपकी यहाँ पे स्थापना जो थी मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत की गई थी, है ना। तो यहाँ से 1950 ये गलत हो गया। ये उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन काम करता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन यहाँ पर ये काम करता है, ठीक है। आंसर क्या होगा? ओनली 2 करेक्ट है, तो ए यहाँ से 11वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 12 नंबर। यहाँ से 12 नंबर क्वेश्चन है।
इसमें बोला है बहुस्थानीय संरक्षण के संबंध में आपको विचार करना है। इसका तात्पर्य जैविक विविधता के घटकों को उनके प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षित करना। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका जाएगा, ये करेक्ट है। दूसरा, इसमें आनुवंशिक संसाधनों के साथ जंगली और जो संवर्धित प्रजातियाँ उस भी संरक्षण में शामिल होगा इसका, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, दोनों बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि इसमें संसाधनों के साथ साथ जंगली और संवर्धित प्रजातियाँ भी यहाँ पर शामिल होंगी। आपसे बोलेगा कि यहाँ पर सिर्फ संवर्धित प्रजातियाँ शामिल होती हैं, जंगली प्रजातियाँ उसमें शामिल संरक्षण नहीं होती हैं, तो क्या गलत हो जाएगा, यहाँ पर दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 12वें का आंसर हो जाएगा, दोनों सही है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। यहाँ पर प्रदूषक के प्रकार दे रखा है और उनके नाम दे रखे हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। ठोस कणकीय प्रदूषक, इसमें पूछा क्या है नीचे, कितने युग में यहाँ पर सही सम्मिलित हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं 13 का यहाँ से। इसमें बोला है ठोस कणकीय यहाँ पर प्रदूषक, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये धूल कण और औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ सही हो जाएगा हमारे, क्योंकि यहाँ पर ठोस में आ जाएंगे ये सब। ठीक है, पारा, सीसा, एस्बेस्टस है ना, और ये सब इसमें आएंगे। दूसरा, तरल प्रदूषक में क्या आएंगे, तरल प्रदूषक में आपका अमोनिया, यूरिया, नाइट्रेट युक्त यहाँ पर जल, ये सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, गैसीय प्रदूषक में आपका आएगा यहाँ, जैसे कि विभिन्न प्रदूषक गैस है, जैसे SO एंड CO और NO2 CFC, ये सब गैस है। तीनों से करेक्ट आंसर क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। सभी आप पर स्टेटमेंट सही है, आप लिख सकते हो उनको कि हमारे ठोस कणकीय प्रदूषक कौन से होते हैं, तरल कौन से होते हैं और गैसीय कौन से होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दिए गए विकथन यहाँ पर सुमेलित दे रखा है, सुमेल 1, मैचिंग 1 और मैचिंग 2। ठीक है, देखते हैं इसको कौन सा मैच कर रहा है इसमें, राइट। देखते हैं 14 में पहला बोला है कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट हमारा क्या होगा, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश करेक्ट है। नंदा देवी आपका उत्तराखंड करेक्ट है। खंगचेन जोंगा ये आपका हो जाएगा सिक्किम अरुणाचल प्रदेश में बता रहा है, तो गलत हो गया। डिब्रू सैखुआ ये क्या होगा आपका असम में करेक्ट है। आंसर 1 A B D, 3 बातें करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। केवल 3 का मतलब क्या हुआ, केवल 3 का मतलब ये नहीं कि एक स्टेटमेंट, तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन 15 यहाँ से नीचे दिए गए कथन और यहाँ पर कारण है। अभिकथन है परितंत्र में पोषक तत्व कभी समाप्त नहीं होते, बल्कि ये बार बार पुनःचक्रित होते रहते हैं। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, एकदम सही बात बोला परितंत्र की यहाँ पर ये। ठीक है, दूसरी बात, ये परितंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता का पोषक चक्र कहा जाता है। सेकंड बात क्या होगा, कारण, ये भी कारण करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक परितंत्र विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता का पोषक चक्र कहा जाता है। पोषक चक्र को वहाँ पर जैव भू रसायन चक्र भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, लाइकेन के संबंध में आपको विचार करना है। ये पौधे अधिकांशतः वृक्ष की पत्तियां, छालों, प्राचीन दीवारों, चट्टानों, शिलाओं पर उगते हैं। पहले क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी जो रहेगी, ये पहली बात यहाँ से इसका 16 का गलत होना चाहिए पहला, क्योंकि यहाँ पर ये अधिकांशतः जो होता है हमारे, ये नदी की जो जल निचली सतह पर नहीं पाए जाते हैं। ये लाइकेन हमारे प्राय दलदली क्षेत्रों में उगते हैं। ठीक है, देखते हैं फिलहाल और भी कौन सा यहाँ पर है। पौधे, इन पौधे में वानस्पतिक शरीर पूर्णतः जड़, पत्ती, शाखा रहित यहाँ पर होता है। ठीक है, सेकेंड बात क्या होगा, सेकेंड बात यहाँ से इसका जो वनस्पतिक यहाँ पर होता है इनका जो, ये विभिन्न आधारों पर जैसे वृक्ष की पत्तियाँ, छाल, दीवारें, चट्टानें, शिलाओं पर उगते हैं। इन पौधे में वानस्पतिक शरीर और थैलस होता है जो पूर्णतः जल, पत्ती और शाखा रहित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों बातें करेक्ट ऊपर की है ना, ये थोड़ा सा मिस हो रहा था लेकिन बात पता चल गई कि सही है, ये भी बात सही है। ठीक है, ये नदी जल की निचली सतह पर भी पाए जाते हैं, ये नदी के जल की निचली सतह पर भी पाए जाते हैं। ये नदी के जल की निचली सतह पर नहीं पाए जाते, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, ये नदी के दलदल क्षेत्र में कुछ भाग पर पाए जाते हैं। ये वायुमंडल और वायु प्रदूषण के जो अच्छे सूचक भी मानते हैं इसको। तो आंसर तीसरा आंसर गलत होगा, पहला दूसरा करेक्ट है। ठीक है, देखो कुछ स्टेटमेंट जैसे डाउट होता है तो मैं इसको रोक देता हूँ कि यहाँ पर पहला दूसरा कर लेते हैं स्टेटमेंट, उसके बाद उसको कर लेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ पढ़ने के बाद समझ आ जाएगी क्या यहाँ पर बोल रहा है। राइट, आपको भी यही करना है। आप देखो मैं सेम बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सिखा रहा हूँ इसमें करने का, जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ ऐसे आपको क्वेश्चन पेपर में करना है। जैसे कि यहाँ पर मान लो पहला आपको नहीं आ रहा तो इसको छोड़ दो, दूसरा देखो क्या बोला है। सर दूसरे से आपको जो कंक्लूजन से निकला है पहला स्टेटमेंट वही यहाँ पर हुआ। ठीक है, दूसरे से यहाँ पर निकल आया ये, तो दोनों बातें करेक्ट है, तीसरा यहाँ से गलत होगा। आंसर क्या होगा, 16 का 2 बातें करेक्ट हैं। क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह खाड़ी में पाई जाने वाली प्रवाल भित्तियाँ एटॉल के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा 17 का यहाँ से डी, लक्षद्वीप समूह। ठीक है, लक्षद्वीप समूह में एटॉल आपका हो गया। ठीक है, कच्छ की खाड़ी गुजरात में, यहाँ पर क्या होगा, ये आपको हो जाए तटीय प्रवाल भित्तियाँ, यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, मन्नार की खाड़ी में तमिलनाडु में तटीय प्रवाल भित्तियाँ।
ये नोट कर सकते हो, ठीक है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तटीय प्रवाल भित्तियाँ, ये सब तटीय प्रवाल भित्तियाँ हैं। और यहाँ पर जो एटॉल होगा, एटॉल के नाम से लक्षद्वीप के यहाँ पर द्वीप समूह में जानते हैं इसको, राइट, याद रखना है। भारत में एटोल प्रवाल जो भित्ति होती है मुख्य रूप से लक्षद्वीप द्वीप समूह में ही पाई जाती है। और एटोल एक प्रवाल द्वीप है जो समुद्र के भीतर एक रिंग के आकार में या घोड़े की नाल के आकार में यहाँ पर होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 18, मणिपुर, गोवा, मेघालय, उत्तर प्रदेश मैच करते हैं, देखते हैं यहाँ से। पहला हो जाएगा मणिपुर, डायलोंग सॉक गांव, ठीक है, पहला यहाँ से ये मैच होगा। उसके बाद क्या है, गोवा, गोवा आपका यहाँ से हो जाएगा गोवा पूर्वतली राय, है ना, गोवा पूर्वतली राय। मेघालय आपका होगा खुलोकुर सिलेम किमिलिंग ये। और उत्तर प्रदेश आपका घड़ियाल पुनर्वास केंद्र, ये हो जाएगा आंसर। यहाँ से 18 का मैच करेंगे तो सी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से हाल ही में जो मनाया गया यहाँ पर विश्व अर्धभूमि दिवस था, उसके 2025 का विषय थीम जो था, ये हमारा भविष्य जो साझा करने के लिए अर्धभूमि का संरक्षण रखा गया है, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट 19 के यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इसका जो थीम था एकदम करेक्ट है यहाँ पर। और ये 2 फरवरी 2025 को पर्वतीय अर्गा जो यहाँ पर रामसर साइट से गोंडा उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर यहाँ पर सामोर में आयोजन किया गया था इसका, ठीक है, पहली बात करेक्ट हो जाएगी। दूसरा, मेघालय की उधवा झील तथा सिक्किम का खचोपल्ली स्थल दोनों अपने राज्य में पहले रामसर स्थल के रूप में नामित किए गए। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर नए रामसर स्थल झारखंड में उधवा झील, ठीक है, झारखंड में, यहाँ पर मेघालय में नहीं है। और जो तमिलनाडु में तीर्थगल, ठीक है, तमिलनाडु में तीर्थगल और सक्करकोटई तथा सिक्किम में खचोपल्ली के रूप में पर जाना गया, राइट, तो यहाँ पर इनमें शामिल किया गया। यहाँ पर मेघालय वाला गलत हो जाएगा इसका, तो सेकंड गलत है। आंसर क्या होगा, ओनली 1 यहाँ से करेक्ट है 19वें में, ठीक है। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की अर्धभूमि की संख्या बढ़कर 89 हो गई है, ठीक है। और वर्तमान में तमिलनाडु रामसर स्थलों की अधिकतम संख्या में 20 स्थल बनी हुई है, जिसके साथ उत्तर प्रदेश 10वें स्थान पर है। 10 मतलब उत्तर प्रदेश का 10 स्थल है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर अधिकतम यहाँ पर तमिलनाडु में 20, याद रखना है, ठीक है। कहाँ पर कौन सा गलत था, क्या यहाँ पर सही है, ये सब बातें आपको याद रखनी है। आगे क्वेश्चन 20 नंबर है, निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार करना है, देखते हैं इनको। कौन सा यहाँ पर कालक्रम को अनुसार व्यवस्थित करना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम और जैव विविधता पर कन्वेंशन। तो इनमें से बोला है कि इनको कौन कौन से कवायद है, उसके हिसाब से आपको सीरियल से लगना है, ठीक है। देखते हैं, पहला आएगा आपका यहाँ से वन संरक्षण अधिनियम, वन जीव संरक्षण अधिनियम आपको हो जाएगा 1972, 1972 पहला। दूसरा नंबर का आ गया। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा आपका तीसरा वाला, मतलब वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम 1980, तीसरा हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा आपका पहला पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये कब आया था, 1986, हाँ 1986 मतलब पहला। उसके बाद आपका आ जाएगा 2, 3, 1 चौथा मतलब जैव विविधता पर कन्वेंशन, जैव विविधता पर जो कन्वेंशन है ये आपका हो जाएगा 1992, ठीक है, 1992, 1992। अब अपने अकॉर्डिंग यहाँ से इसको मैच कर सकते हो, सबके मैंने स्थान यहाँ पे लिख दिए, तो आंसर हमारा हो जाएगा 20 का यहाँ से सी, इसका करेक्ट आंसर है। आगे 21 देखते हैं, कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता जो यहाँ पर फ्रेमवर्क है, इसके संदर्भ में आपको विचार करना है। इसका उद्देश्य 2047 तक जैव विविधता के नुकसान रोकना और पुनर्स्थापन करना है। इसका पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से 21 की करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात है, अच्छा पहली बात यहाँ से गलत है, पहली बात करेक्ट नहीं होगी, पहली बात क्योंकि यहाँ पर जो बोला है 2047 तक, ये बात गलत होगी, ये 2030 तक होगी यहाँ पर, ठीक है, ये बात गलत है। बाकी पूरा स्टेटमेंट इसका सही है, क्योंकि यहाँ पर इसका उद्देश्य है कि 2030 तक जो इसमें गैर बाध्यकारी ढांचा है और यहाँ पर इसको हानि को रोकना 2030 तक ये बताया गया था, ठीक है, तो ये बात गलत हो गई। इसका फ्रेमवर्क 30x30 लक्ष्य यहाँ पर रखा गया, यानी 2030 तक पृथ्वी के 30% भूभाग को यहाँ पर समुद्री क्षेत्र की रक्षा करना, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये बात करेक्ट है, ठीक है। तो क्या होगा आंसर, सिर्फ यहाँ पर दूसरी बात इसका जो है ये करेक्ट है। और लक्ष्य हमारा 2050 तक प्राप्त किए जाने वाले 4 लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिसमें कि यहाँ पर संरक्षण का पुनर्स्थापन करना, प्रकृति के साथ यहाँ पर संवृद्धि करना और लाभों को उचित रूप से यहाँ पर साझा करना है इसको, ठीक है, और निवेश और सहयोग को यहाँ पर बनाना, ठीक है। लक्ष्य इनका रहेगा कि यहाँ पर जो जैव विविधता है उसके लिए खतरों को निपटने के लिए यहाँ पर सतत उपयोग के माध्यम से लोगों की आवश्यकता को यहाँ पर पूरा करना और आदि यहाँ पर 2030 तक पूरे किए जाने के लिए 23 लक्ष्य निर्धारण किए गए। तो सिंपल से यहाँ याद रखना है, जो स्टेटमेंट पूछ रहा है उतनी बात आपको याद रखना है। यहाँ पर जो स्टेटमेंट गलत है हमारा, कहाँ पे गलत है, ये गलत है,
और यहाँ पर इसका क्या बात था, 1330 लक्ष्य था, ये 2030 तक था। ठीक है, तो ओनली 2 करेक्ट है। आंसर 21 का सी यहाँ से सही हो जाएगा। जो 30/30 लक्ष्य हमारा 13 to 30, ये अर्थात 2030 तक भूमि, समुद्र और अंतर्देशीय जल का 30% संरक्षण और विभिन्न अवक्रमित जो परिक्रमण हमारी जो प्रजातियाँ होती हैं, प्रणाली होती है, उनकी 30% बहाली को लेकर के यहाँ पर बताया गया था। ठीक है, 2030 तक आक्रामक विदेशी प्रजातियों को प्रवेश में 50% तक कम करना है। आपसे बोलेगा इसका टारगेट था कि 2025 तक आक्रामक विदेशी प्रजातियों को 50% तक कम करना है, तो क्या गलत हो जाएगा क्योंकि 2030 बोल रहा है। ठीक है, एक एक डेटा आपको यहाँ से इन्वायरमेंट में याद रखने होते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट में एक एक चीज़ यहाँ से पॉइंट से बिल्कुल गलती होती है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रोजेक्ट टाइगर के संबंध में विचार करना है। ये पर्यावरण वन प्रवर्तन मंत्रालय, वन मंत्रालय एक केंद्र प्रायोजित योजना है। पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। ये बाघ अभ्यारण्यों को कोर बफर रणनीति के आधार पर इसका किया जाएगा, ये भी बात करेक्ट है। देखो प्रोजेक्ट टाइगर हमारा है, ये पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उसकी एक प्रायोजित योजना है। ठीक है, केंद्र प्रायोजित योजना, पहली बात। दूसरी बात, इसका प्रशासन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात, बाघ अभ्यारण्यों का गठन कोर बफर रणनीति के आधार पर किया जाएगा, तीसरी बात भी करेक्ट है। चौथी बात, इस रणनीति में एक कोर क्षेत्र होता है जो बाघ के आवास के लिए एक सुरक्षित होता है और इसके चारों ओर एक बफर क्षेत्र होता है जो बाघों के फैलाव और मानवीय गतिविधियों के बीच यहाँ पर सहअस्तित्व को जगह प्रदान करता है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। आंसर क्या होगा, दोनों बातें सही हैं, बी यहाँ से करेक्ट है। 23, अभिकथन ए कारण आर। गंगा डॉल्फिन मीठे पानी वाली पाई जाने वाली एक जैव विविधता प्रजाति है। ठीक है, पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से ये करेक्ट है। दूसरी बात, गंगा डॉल्फिन समुद्री पर्यावरण में अत्यधिक अनुकूलित होती है, सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी। ठीक है, सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर जो ये बोल रहा है कि यहाँ पर गंगा डॉल्फिन समुद्री पर्यावरण में अत्यधिक अनुकूलित होती है, ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि समुद्री में यहाँ पर अनुकूलित नहीं होती क्योंकि गंगा डॉल्फिन मीठे जल में पाई जाती है। ठीक है, और बेंजी डॉल्फिन ये चीन की जो यांगची नदी है उसमें पाई जाती है ना, तो यहाँ पर याद रखना है। आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा ओनली 1 करेक्ट है, ए नंबर भी कथन और आर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आर गलत है तो आंसर 23 का हो जाएगा, सी यहाँ से करेक्ट है। सेकंड वाला गलत होगा क्योंकि हमें समुद्री पर्यावरण अत्यधिक अनुकूलित नहीं होती है ये, राइट। इसके बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। जैसे गंगा डॉल्फिन के अलावा यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर IUCN के रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में यहाँ पर इसको रखा गया है, सिटीज़ की परिशिष्ट 1 में शामिल किया गया इसको। ये भारत, नेपाल, बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली जो संगू नदी उसमें पाई जाती है। ठीक है, समुद्री में नहीं पाई जाएगी, याद रखना है आपको ये, राइट। और इनको वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में रखा गया है, बताया मैंने आपको। ठीक है, और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा गंगा डॉल्फिन को 18 मई 2010 को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई थी। तो ये सब बातें याद रखनी है। 24 नंबर है, 24 है IUCN रेड लिस्ट के संदर्भ में विचार करना है। प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा रेड लिस्ट की शुरुआत वर्ष 1960 में की गई थी। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी गलत है। ठीक है, ये 1964 में स्थापित की गई थी, ना कि 1960 में, गलत हो गया। दूसरा, ये रेड लिस्ट पौधों की, जानवरों और कवक की यहाँ पर प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे की स्थिति को विश्व के सबसे व्यापक सूचना प्राप्त स्रोत है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा, ओनली 2 करेक्ट है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखो यहाँ पर जंगल में जो विलुप्त हो गए है ना, जो हमारे जंगल में जो विलुप्त हुए हैं उसमें से केवल कैद या अपनी ऐतिहासिक सीमा को बाहर यहाँ पर जीवित रहने के लिए गंभीर संकटग्रस्त जो हमारे होते हैं जीव या वन क्षेत्र होते हैं उसमें विलुप्त होने का अत्यधिक जोखिम होगा। लुप्तप्राय क्या होगा, लुप्तप्राय होता है कि जैसे वन क्षेत्र में विलुप्त होने का कुछ उच्च जोखिम हो जाता है। ठीक है, ये सीमा, जनसंख्या आकार, आवास और पारिस्थितिक उपयोग या व्यापार खतरों के संरक्षण के लिए यहाँ पर जानकारी प्रदान करता है। कौन, IUCN। ठीक है, बाकी कुछ खास बातें इसमें नहीं है, कौन से इसमें लिस्ट में आएगी ये सब देखना है आपको। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 25 है, सोचिए को सूची 2 को मैच करना है। ठीक है, मैच करते हैं, देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे बोला कि कौन सा सही सुमेलित है ना, 25 में कौन सा सही सुमेलित इनमें से हो रहे हैं वो। ठीक है, तो देखो इसमें मैच करते हैं, देखते हैं। पहला, अकशेरुकी जंतु। अकशेरुकी जंतु मैंने ऊपर बताया था आपको, अकशेरुकी जो जंतु था और अकशेरुकी जंतु भी मैंने बताया था ऊपर क्या होते हैं। देखो अकशेरुकी जंतु फिर वो होते हैं, बता देता हूँ, इसमें जंतुओं की रीढ़ की हड्डी का अभाव होता है इसमें। ठीक है, तो क्या होगा, इनका वास मुख्यतः दलदली या समुद्री क्षेत्र में होता है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, अकशेरुकी यहाँ पर रीढ़ विहीन जंतु की संख्या में सबसे अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, विश्व की जो जंतुओं की समस्या उसमें, और
विश्व के रीढ़विहीन जंतु में ज़्यादातर प्रजाति 80 कंकाल का भावन में होता है। ये प्रजातियां शारीरिक रूप से बहुत छोटे होते हैं और ज़्यादातर जलीय पारतंत्र में पाई जाती हैं, राइट। इनका आवास क्षेत्र मुख्यतः दलदली क्षेत्र या समुद्री क्षेत्र होता है। पहली बात करेक्ट हो गई, ठीक है। ये कुछ आकर्षक की रीढ़विहीन प्रजाति के ऊपर एक कठोर आवरण पाया जाता है। इस आवरण के अंदर लाल तरल पदार्थ होता है, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। आर्थ्रोपोडा को देखते हैं। आर्थ्रोपोडा जो प्रजाति है इसकी संख्या पृथ्वी की सबसे अधिक है, ठीक है, और पृथ्वी पर 2/3 प्रजातियां इन्हीं जीवों पर पाई जाती हैं, राइट। कीट भी जो इसी प्रजाति में आते हैं और कीटों की प्रजातियां सबसे अधिक है इसमें, ठीक है। और इसकी प्रमुख प्रजातियां तिलचट्टा, मच्छर, मक्खी, झींगा, केकड़ा आदि हैं। ये कीट बच्ची या कीट विश्व में किसी भी आवास के अनुरूप में अपने ढालने को सक्षम होते हैं और ये विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में पाए जा सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका करेक्ट है। एनिलिडा क्या होता है? एनिलिडा इसका जो एनिलिडा का शारीरिक भाग 2 टुकड़ों में विभाजित होता है, ठीक है। और इन जंतुओं के शारीरिक जो आंतरिक हमारे अंग पूर्णतः विकसित होते हैं, ठीक है। आंतरिक अंग क्या होता है? पूर्णतः विकसित होते हैं और इनका शरीर बहुत ही नाजुक होता है, ठीक है। क्या होता है? बहुत ही नाजुक होता है और ये रिंग के आकार का रूप धारण कर लेते हैं, राइट। और उदाहरण के लिए जोंक और जो कछुआ होते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ से आंसर बोला कि कठोर होते हैं, तो यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ बात है मोलस्क। मोलस्क क्या होगा? मोलस्क यहाँ पर ये मुलायम और लचीले, ठीक है, होते हैं और इनका बाहरी, देखो यहाँ पर इसने इसका स्टेटमेंट यहाँ पे दे दिया और इसका स्टेटमेंट इसने यहाँ पर दे दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनिलिडा मैंने क्या बता दिया, बहुत ही नाजुक होते हैं, लेकिन इसका स्टेटमेंट इसने ऊपर दे दिया, ठीक है। याद रखना है मोलस्क का जो हमारे होते हैं, ये जो आंतरिक जो मोलस्क हमारे होते हैं इनका मुलायम और लचीले होते हैं। इनका बाहरी आवरण कठोर होता है और इन्हें बाहरी खतरे से बचाता है। मोलस्क 2 प्रकार के होते हैं, एक जमीन पर रहते हैं, दूसरा जल में। आपसे बोलेगा मोलस्क सिर्फ यहाँ पर जल में ही रहते हैं, जमीन में नहीं रहते हैं, तो क्या गलत हो जाएगा? एक एक पॉइंट लिखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। घोंघा स्थल भाग, जबकि यहाँ पर ऑक्टोपस जल में रहता है और इसके फेफड़े विकसित होते हैं। तो यहाँ पर मोलस्क भी गलत है और एनिलिडा भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर दोनों एक दूसरे की अपोजिट बात बता रहे हैं। आप लिख सकते हो एनिलिडा की बात ये लिख सकते हो और मोलस्क की बात ये लिख सकते हो। आंसर 2 करेक्ट है सिर्फ, तो हमारा हो जाएगा आंसर ए का केवल 2 स्टेटमेंट, केवल 2 मतलब 1 और 2 ऊपर वाले करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब यहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा 26 के यहाँ से ये मनाया जाता है 16 सितंबर, ठीक है। अभी आने वाला है कुछ टाइम में। कार्बन क्रेडिट के संदर्भ में आपको विचार करना है। ये एक प्रकार का परमिट होता है जो किसी देश या संगठन को एक निश्चित मात्रा में कार्बन उत्सर्जन करने की अनुमति देता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 27 का पहली बात यहाँ से जो रहेगी ये करेक्ट है, ठीक है। दूसरी बात, ये ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता में वृद्धि को कम करने का प्रयास करता है, ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता में वृद्धि कम करने का प्रयास होता है। और कार्बन क्रेडिट वनारोपण, नवीकरणीय ऊर्जा, कार्बन पृथक्करण, मीथेन संग्रहण और कार्बन क्रेडिट के लिए यहाँ पर ट्रेडिंग एजेंसी जो एक्सचेंज है उसकी खरीद के लिए माध्यम से प्राप्त किया सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर दोनों करेक्ट है, 1 और 2। तो कार्बन क्रेडिट के बारे में दोनों बातें एकदम सही है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा सही पूछता, यहाँ पूछता कौन सा सही है तो 1, 2, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा? कौन सा सही नहीं है तो गलत, मतलब कौन सा यहाँ से गलत पूछा है, इसको छोड़ दो। कौन सा गलत है? तो कोई गलत नहीं है, डी। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पर देखते हैं, इसको मैच करना है। यहाँ पे बोला कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आपका हो जाएगा यहाँ से स्रोत इसके क्या होंगे? इसके स्रोत हो जाएंगे जीवाश्म ईंधन का उपयोग, भूमि उपयोग, सीमेंट, है ना। तो यहाँ से इसका हो जाएगा ये 31। मीथेन का क्या होगा? जीवाश्म ईंधन का उपयोग कृषि, है ना, कृषि मीथेन इसमें हो गया। और परफ्लोरोकार्बन आपको हो जाएगा यहाँ से एल्युमिनियम उत्पादन और यहाँ पर अर्धचालक का निर्माण, ये हो जाएगा। और सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो आपको हो जाएगा ये विद्युत ऊर्जा संचरण, मैग्नीशियम उद्योग, ठीक है। तो यहाँ से ये ऊपर हो जाएगा। आंसर स्टेप से मैच करेंगे तो हो जाएगा 28 है ना, 28 का बी यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। आगे देखते हैं 29 नंबर। भारत के पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये भारत का अत्यधिक जैव विविधता स्थल वाला क्षेत्र माना जाता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात 29 की यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इस क्षेत्र में केवल सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये बात गलत है, राइट, क्योंकि यहाँ पर इस क्षेत्र में सदाबहार वन से लेकर शुष्क पर्णपाती वन और पर्वतीय वन क्षेत्र, यहाँ पर समशीतोष्ण वनस्पति की कई प्रजातियाँ भी देखी जाती हैं, तो गलत हो जाएगा। उड़ने वाली गिलहरी, लाल लैंड टेल्ड मकाऊ जो होता है और यहाँ की विशिष्ट स्थानिक प्रजातियाँ देखी जाती हैं, तो यहाँ पर ये भी बात करेक्ट है। 1 और 3 बात करेक्ट है भारत के पश्चिमी घाट के बारे में। आंसर सी यहाँ से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, एरोसॉल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। 1 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक सूक्ष्म कण एरोसॉल कहलाते हैं। पहली बात क्या होगी?
पहली बात यहाँ से इसकी ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक यहाँ पर जो सूक्ष्म कण होते हैं उनको एरोसोल कहता है। इनका उत्सर्जन कारखाने, ताप, विद्युत घरों और स्वचालित जो वाहन है उसमें यहाँ पर प्रयोग करते हैं, तो गलत हो गया। ये बादलों के जीवन चक्र को प्रभावित करते हैं। सेकेंड बात क्या होगा? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा केवल 2 सही है। सी यहाँ से 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। धूम्र, धुआं, कालिक आदि का आकार एरोसोल से कम होता है और ये नगर पालिका के कचरे को जलाने का यहाँ पर औद्योगिक प्रक्रियाओं के निकलने से होता है। ठीक है। एरोसोल से निकलने वाले बड़े आकार के ठोस कण को धूल कण यहाँ पर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है। 31 मैचिंग करना है, देखते हैं इसको। सूची 1 और सूची 2 देखते हैं। 31 में इसमें हो जाएगा आपका शैवाल। शैवाल क्या हो जाएगा? शैवाल आपका यहाँ से होगा शैवाल, इसका हो जाएगा आपका, ये स्वपोषी पौधे होते हैं और अपना भोजन स्वयं यहाँ पर निर्मित करते हैं। ठीक है। शैवाल आपका ए का 2, बी सी डी, ए का 2। बी देखते हैं, आगे है बी नंबर में बोल रहा है कवक। कवक क्या करता है? कवक आपका हो जाएगा, ये अपना पोषण दूसरे जैविक पदार्थों से करते हैं, 3। ठीक है। उसके बाद सी नंबर में क्या है? सी में आपको हो जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया करता है कि यहाँ पर जो इनका प्रयोग खासकर दवाओं के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, जो चौथा हो जाएगा। और डी नंबर क्या करता है? ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स इनके बीच यहाँ पर फूल नहीं होते, ये हो जाएगा 1। 2 3 4 1 मतलब 2 3 4 1, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है 31 का। 32 यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन गैस के मुख्य रूप समान स्रोत माने जाते हैं? आंसर हो जाएगा 32 का सी। एक तो पहला पशु अपशिष्ट या मृत जीवों का विघटन है ना, ये हमारा क्या होगा? मीथेन गैस के मुख्य स्रोत हैं। चावल धान के खेतों में ये भी है। जुगाली करने वाले जानवर और कोयला खनन, ये सभी हमारे यहाँ से इसके आंसर हो जाएंगे। 32 का सी यहाँ से 1 2 3 4 करेक्ट आंसर है। 33 कार्बन ऑफसेटिंग के संदर्भ में विचार करना। इसका उद्देश्य किसी स्थान पर उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैस की भरपाई किसी अन्य स्थान पर उत्सर्जन की कटौती करके करना होता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से 33 का ये करेक्ट हो जाएगी, है ना। पहली बात यहाँ से सही है। दूसरी बात है ये कार्बन क्रेडिट खरीदने और निवेश करने द्वारा पर निवेश द्वारा किया सकता है। ये कार्बन क्रेडिट खरीदने या निवेश द्वारा किया जा सकता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, राइट। तीसरी बात है ये केवल औद्योगिक गतिविधियों में प्रयोग होता है और व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, तो ये गलत हो। यहाँ पर व्यक्तिगत स्तर पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है 33 का। आंसर यहाँ से हो जाएगा 1 2, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर है 33 का। 34 यहाँ से इसमें बोले अभिकथन ए और कारण आर। समुद्र तल में वृद्धि से भारत के जो तटीय जहाँ पर क्षेत्र होते हैं उसको खतरा होता है। ठीक है, पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर समुद्र तल में अगर वृद्धि होगी तो भारत के जो तटीय क्षेत्र होंगे उसमें क्या होगा? खतरा उत्पन्न करेगा। बात एकदम करेक्ट है। ठीक है, आगे कारण ग्लेशियर और ध्रुवीय जो बर्फ के पिघलने के यहाँ पर समुद्र स्तर बढ़ सकता है, भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ग्लेशियर और ध्रुवीय यहाँ पर बर्फ पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ेगा और यहाँ पर उससे भारत के तटीय क्षेत्रों को खतरा होगा। ऐसे करके रिलेट करेंगे तो यहाँ पर पूरी बात मैच कर रही है। ठीक है, और इसका दोनों बात यहाँ पर करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी कर रही है, राइट। भारत की तटरेखा काफ़ी लंबी है जो बढ़ते समुद्र स्तर पर यहाँ पर जलमग्न तटीय जो यहाँ पर कृषि योग्य भूमि है उसको प्रभावित करती है। इससे क्या होगा? भारत की समुद्री खाद्य प्रणाली भी भारी नुकसान होता है। ठीक है, तो ये सब बातें याद रखनी है। हिमालय के यहाँ पर ग्लेशियर के सिकुड़ने के कारण जो हमारी 12 नदियाँ अपना मार्ग बदल रहती हैं और जिससे क्या होता है? बाढ़ आ जाती है और यहाँ पर बुनियादी ढांचे को नुकसान हो जाता है। ठीक है, आंसर क्या है? दोनों करेक्ट, बी यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ से 35 नंबर है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के संबंध में विचार करना है। इसकी स्थापना 1 मार्च 2005 में हुई थी। गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना 1 मार्च 2002 में ऊर्जा मंत्रालय के तहत ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसका मुख्य कार्य ऊर्जा दक्षता और यहाँ पर संरक्षण के बारे में जागरूकता और सूचना का प्रसार करना होता है। सेकेंड बात यहाँ से ये करेक्ट है। ठीक है, देखो बीई जो हमारा मिशन है इसकी भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा की बढ़ती मांग को कम करने के लिए प्राथमिक उद्देश्य होगा कि यहाँ पर जो ऊर्जा है उसकी दक्षता के यहाँ पर रणनीति को विकसित करना, उसकी सहायता प्रदान करना। इसका कार्य होता है कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत उल्लिखित नियामक और संवर्धन कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा। और ऊर्जा जो दक्षता है ये संरक्षण के बारे में जागरूकता को सूचना को प्रसार करना और उनको समझाना बताना। ठीक है, ऊर्जा कुशल उपकरण के माध्यम से इनकी प्रणालियों को उपयोग करना, बढ़ावा देना, राइट। ऊर्जा दक्षता के परियोजनाओं के लिए यहाँ पर वित्त पोषण का समर्थन करना, तो ये सब इसके काम होते हैं। आंसर क्या होगा? बी सी यहाँ से करेक्ट होगा, केवल 2 यहाँ से बात सही है। आप इसके काम लिख सकते हो क्या क्या यहाँ पर इसके कार्य हैं बीई के, है ना। क्वेश्चन नंबर 36 ग्लोबल वार्मिंग क्षमता के बारे में विचार करना है। ये क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है कि यहाँ पर जो किसी गैस की ताप अवशोषित करने की क्षमता
की तुलना, CO2 से तुलना, ठीक है। बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो हमारा होता है, ये उस ऊर्जा को मापता है जो 1 टन में विशेष गैस एक विशिष्ट अवधि में अवशोषित करेगी, जो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करने के सापेक्ष होती है। ये हमारा क्या बोलता है, ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को दर्शाता है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग जो हमारा पोटेंशियल है, ये क्या होता है, ये GWP है ना। GWP एक उपकरण है जिसे विभिन्न गैसों के यहाँ पर कारण होने वाला ग्रीन हाउस प्रभाव की तुलना को कम करने के लिए पर विकसित किया गया था, राइट। तो यहाँ पर ये याद रखना है। आगे और भी यहाँ पर कुछ देख लेते हैं पॉइंट। ये हमारा मीट्रिक वैज्ञानिक जो है उसके नीति निर्माताओं के निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वैश्विक तापमान पर निर्भर जो गैसें हैं उसके प्रभाव को मापने में मदद करता है और हानिकारक उत्सर्जन को रोकने में प्रयास को मार्गदर्शन करता है। तो ये सब चारों पांचों बातें आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन के वायुमंडल साक्ष्य माने जा सकते हैं। आंसर हो जाएगा 37 का ए, एक तो अम्ल वर्षा और तीसरा आपका वायु गुणवत्ता। 1 और 3 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पेरिस समझौता 2015 पेरिस फ्रांस में संपन्न हुआ था। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। वर्तमान पेरिस समझौते के अंतर्गत 200 देश है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ पर 38 का ये गलत हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान पेरिस समझौते के अंतर्गत 200 देश यहाँ पर नहीं, टोटल यहाँ पर 197 देश हैं, 197, राइट। ये हमारा गलत हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है। आंसर यहाँ से ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, अभिकथन ए कारण आ रहा। हरित हाइड्रोजन भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकता है, ठीक है। पहला बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, राइट। हरित हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उपयोग करके किया जाता है, जिससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है। यह भी बात यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है 39 की। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, नीचे दिए गए युग में यहाँ पर उसको कौन सा सम्मिलित कर रहा है बताना है, कितने सम्मिलित कर रहा है ये बताना है, ठीक है। 40 नंबर में देखते हैं इसको। घाना पक्षी विहार आपका भरतपुर राजस्थान, सही है। रंगनथिट्टू पक्षी विहार ये आपका हो जाएगा मैसूर कर्नाटका, ठीक है। वेदांथलंगन पक्षी विहार ये आपका हो जाएगा कांचीपुरम तमिलनाडु, ना कि आंध्र प्रदेश। मलापट्टी पक्षी विहार आपका हो जाएगा ये नेल्लोर आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये भी बात गलत है, सिर्फ 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। जो हमारा वेदांतंगल पक्षी विहार है ये कहाँ होगा, ये होना चाहिए था कांचीपुरम तमिलनाडु, और ये देखो इसके दोनों के उल्टे बता दिए उन्होंने, है ना। इसका ऊपर इसका नीचे कर दिया, सिर्फ 2 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर हो गया। 41 है, निम्नलिखित पर विचार करने। भारत द्वारा वर्ष 1995 में वीना कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया गया था। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारत ने 1991 में वीना कन्वेंशन और 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। ये बात गलत हो गई। भारत द्वारा वर्ष 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से ये करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से सिर्फ 2 करेक्ट है, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। है अभिकथन ए कारण आर। महासागर द्वारा अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण से महासागरीय जो जल होता है उसका पीएच घटता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, सही बात बोल रहा है। दूसरा, CO2 व जल में घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाता है, ये भी बात करेक्ट है। जल में घुलकर क्या बनेगा, कार्बनिक अम्ल बनाएगा, जिसके कारण जल की अम्लता बढ़ जाती है, ठीक है। दोनों बातें करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। आंसर 42 का हो जाएगा, बी यहाँ से सही है, राइट। महासागरीय जो हमारी अम्लीकरण होती है ये वह प्रक्रिया होती है जो कई दशक से चल रही होती है, जिसका मुख्य कारण जीवाश्म ईंधन को जलाना, जिससे बड़ी मात्रा में वायुमंडल CO2 में उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन 43, अम्ल वर्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व यहाँ पर पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा 43 का जो पाए जाते हैं ये, एक तो पहला सल्फेट, दूसरा नाइट्रेट और चौथा अमोनियम। मीथेन इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है, मीथेन इसमें नहीं पाया जाता है, याद रखना है, राइट। अम्ल वर्षा जलीय और जो हमारे स्थलीय होते हैं दोनों प्रकार के जीवों को प्रभावित करते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। इससे इमारतों तथा जो स्मारकों हैं उसमें हानि पहुंचती है, ठीक है। और मृदा जैविक यहाँ पर रासायनिक गुण अम्ल द्वारा यहाँ पर गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। अम्ल वर्षा पेड़ों और यहाँ पर झाड़ों की कई तरीके से प्रभावित करते हैं, जिससे यहाँ पर फलस्वरूप उनकी वृद्धि रुक जाती है। राइट रखना आपसे बोलेगा कि वृद्धि इनसे बढ़ती है, बल्कि वृद्धि रुक जाती है उनकी। और मानव जनित जो प्रक्रिया होती हैं जिसके कारण वायुमंडल में क्लोरीन, ब्रोमीन आदि अणुओं का उत्सर्जन होता है और ये ओजोन विनाश का कारण बनती है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। आंसर 1 2 4 करेक्ट है, तो बी यहाँ से 43 का आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 44, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो हमारा एनजीटी है, इसके बारे में आपको विचार करना है। ठीक है, ये कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से गलत है इसके बारे में। ठीक है, भारत में इसकी स्थापना करने वाला विश्व का तीसरा देश बना था। पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये करेक्ट है। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी, ये भी बात करेक्ट है। और यूपी पीसीएस ने, जिसका जब 10 साल पूरा हुआ था, तो यूपी पीसीएस ने 2020 में क्वेश्चन पूछा था इस पर, क्योंकि 10 साल पूरा हो चुका था इसका। और अभी कितना टाइम पूरा हो गया? अभी इसका 15 साल पूरा हो गया है ना। 10 में हुआ था तो 15 10 25 हो गया, तो 15 साल पूरा हो गया। इस बार फिर से क्वेश्चन बनने की उम्मीद है इस पर। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट इस बार है एग्जाम के लिए। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी, करेक्ट है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ये भी बात करेक्ट है। आप नई दिल्ली में आप देखोगे तो लोधी रोड साइड आपको यहाँ पर मिलेगा इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, एनजीटी का। और साइड काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब यहाँ पे जो को घूमने के लिए, टहलने के लिए काफ़ी अच्छा है वो एरिया, है ना। तो तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। चौथी बात, इसके अध्यक्ष न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जिसका कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का नहीं होता है। ठीक है, और एक बात और ऐड कर सकते हो, जो एनजीटी है इसके अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करती है। ठीक है, याद रखना है, आपसे बोलेगा केंद्र सरकार नियुक्ति करती है राष्ट्रपति की सलाह से, तो क्या गलत होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। एनजीटी पर्यावरण संरक्षण, वनों और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े मामलों को निपटान करता है। सब बातें नोट करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ से, इसमें मैच करना है सूची 1 और सूची 2 को, धूल कण और यहाँ पर कणों के नाम दे रखा है। राइट, मैच करते हैं। कपास की डस्ट आपका हो जाएगा यहाँ से कपास की धूल, बिसनोसिस है ना यहाँ से ये। गन्ने की धूल आपका हो जाएगा बेगासोसिस, ये हो जाएगा। और अनाज की धूल आपका हो जाएगा इसमें कृषक फुफ्फुस। राइट, और जो कोयला कण है ये आपको हो जाएंगे एंथ्राकोसिस, जो होता है ये। आंसर हमारा हो जाएगा 45 का सी मैच कर रहा है। 46 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संख्या पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का हो सकता है। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। घास के मैदान और तालाबों के में संख्याओं का पिरामिड सीधा होता है, ये भी बात करेक्ट है। ठीक है, दोनों बात यहाँ से एकदम सही है। राइट, इस पिरामिड में बढ़ते पोषण स्तर के साथ यहाँ पर जीवों की संख्या में अत्यधिक कमी भी होती है। ठीक है, संख्या पिरामिड के इस प्रकार में पिरामिड के आधार पर अत्यधिक चौड़ा और शीर्ष में अत्यधिक नुकीला भी हो जाता है। घास के मैदान, तालाब इस प्रकार का एक पिरामिड में देखा जा सकता है। एग्जाम्पल बना सकते हो इसका। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा, दोनों बातें सही है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है, जो पिरामिड की बात कर रहा है इसको लेकर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं? इसमें से प्राथमिक प्रदूषक कौन से हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का आपका, एक तो प्लास्टिक, ठीक है, CO और CO2। पैराक्सी एथिल एसिटिल नाइट्रेट यहाँ पर इसमें नहीं होगा। ठीक है, प्राथमिक प्रदूषक में हमारे ये प्रकृति के अपने मूल स्वरूप में रहकर प्रदूषक फैलाते हैं, है ना। जैसे कि DDT, प्लास्टिक, CO, CO2 आदि। कितने DDT हो गया, नोट कर लो आप, प्लास्टिक, CO और CO2 ये हमारे क्या होते हैं? प्रकृति में अपने मूल स्वरूप में रहकर प्रदूषण फैलाते हैं। ठीक है, ये हमारे प्राथमिक प्रदूषक होगा। द्वितीयक में क्या आएंगे? सेकेंडरी में आपको जाएंगे यहाँ से, जैसे कि पैराक्लिएसिटिल नाइट्रेट यहाँ पर दे रखा था, ये हमारा सेकेंडरी में आ जाएगा। ठीक है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड का हाइड्रोजन की जो अंतर क्रिया उसमें होता है अमोनिया, ओजोन, इस सब में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। आंसर क्या होगा? 2 3 4 सी यहाँ से करेक्ट आंसर है 47 का। 48 देखते हैं, निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन यहाँ से सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन यहाँ से गलत है 48 का, ये बताना है। देखो यहाँ पर जो गलत कथन है हमारा ये हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान केवल राज्य सरकार द्वारा घोषित किए जा सकते हैं, केंद्र सरकार द्वारा में से कोई अधिकार नहीं होता। ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत होगा, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की, जो एक समृद्ध जैव विविधता और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के राज्य को शक्ति देता है। ठीक है, यहाँ बोला है सिर्फ केंद्र सरकार कर सकता है, राज्य यहाँ पर नहीं, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, राज्य सरकारें राष्ट्रीय उद्यान अधिसूचित करती हैं, लेकिन केंद्र सरकार के पास दिशा निर्देश और फंडिंग भी इसमें निगरानी करने की भूमिका होती है। राइट, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए गए क्षेत्र में जंतुओं शिकार करना प्रतिबंध होता है। राइट, और उसमें जो घोषित क्षेत्र होते हैं उसमें वन्यजीव के अलावा अन्य जीवों के चारण करने पर भी प्रतिबंध होता है। ठीक है, तो ये सब बात याद रखनी है, डी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, जैव विविधता हॉटस्पॉट के संबंध में आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1988 में नॉर्मन मायर्स के द्वारा किया गया था। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये बात गलत है। ठीक है, हॉटस्पॉट का सबसे पहले प्रयोग 1988 में नॉर्मन मायर्स द्वारा किया गया था। कब? 1988 में। पहली बात करेक्ट होनी चाहिए। हाँ, पहली बात सही है, थोड़ा सा इसमें स्टेटमेंट गलत दिया है, पहली बात यहाँ से सही होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर इसका प्रयोग सर्वप्रथम 1988 में किया गया था और नॉर्मन मायर्स के द्वारा किया गया था। बात सही है। राइट, दूसरी बात, विश्व की 80% प्रजातियाँ इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती हैं।
किन क्षेत्रों में? जो हमारे हॉटस्पॉट क्षेत्र है इसमें, राइट। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विश्व की करीब 60% प्रजातियाँ, यह मान सकते हो विश्व के कुल हमारा 36 हॉटस्पॉट हैं, जिसमें विश्व के कुल 2.3% भाग पर यहाँ पर ये जो विस्तृत होते हैं और करीब 60% प्रजातियाँ इसमें पाई जाती हैं। तो तीनों डेटा आपको याद रखना है। 36 हॉटस्पॉट है और विश्व का कुल 2.3% भाग है और 60% यहाँ पर प्रजातियाँ निवास करती हैं। तो ये बात गलत हो जाएगी। जरूरी नहीं कि आपसे 60% या 80% पूछा, आपसे बोलेगा विश्व का करीब 5% से अधिक भाग पर यहाँ पर हॉटस्पॉट फैला हुआ है, तो क्या गलत होगा? क्योंकि 2.3% भाग पर ही फैला हुआ है, ठीक है। अब बोल देगा आपसे कि जो हमारे हॉटस्पॉट है ये बढ़कर 38 हो गए हैं, तो क्या गलत है? 36 है। तो ये सब बातें आपको याद रखना है, कौन सा गलत है कौन सा सही है। पूछे कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है, आंसर हो जाएगा हमारा 49 का सी, मतलब दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत है ये, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर 50 नंबर। निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। ऊर्जा प्रवाह एक दिशी होता है, पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा चक्र के रूप में वापस लौटती है, सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा चक्र के रूप में ये वापस लौटेगी। पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को करीब 1% यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होता है। ये विभिन्न जीवों जैविक ऊतक के निर्माण में प्रक्रिया को जैव संश्लेषण कहते हैं। वास्तव में जैव संश्लेषण की जो हमारी प्रक्रिया होती है सौर ऊर्जा या प्रकाश की रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण को प्रदर्शित करती है। इसके विपरीत जो हमारे जैविक पदार्थ होते हैं उसके विघटन एवं वियोजन की क्रिया जैव अवनयन या जैव आक्रमण कहलाती है, ठीक है। इस तरह के जैव अवनयन जो प्रक्रिया है ये रासायनिक ऊर्जा और ऊष्मा के रूप में निर्मुक्त होती है, ठीक। तो याद रखना है। आंसर हमारा क्या होगा? ये देखो सेकंड बात यहाँ से पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा चक्र के रूप में वापस लौटना, ये गलत इसका होगा, ये बात गलत है, ठीक है। तीसरी बात, ऊर्जा का प्रमुख भाग या कुछ भाग प्रत्येक पोषण स्तर पर शोषण और ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है, ये बात सही है, क्योंकि ऊर्जा का जो कुछ भाग होता है प्रत्येक पोषण स्तर पर शोषण और ऊष्मा के रूप में ये नष्ट होता है, एकदम करेक्ट है, ठीक है। पहला और तीसरा करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा एक तो पहली बात सही है और एक तीसरी बात सही है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा चक्र के रूप में वापस लौटना ये गलत बात है, ठीक है। ओनली 1 3 करेक्ट है, तो सही पूछा है तो सी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन 51 है, फायर मूंगा के संदर्भ में विचार करना है। इसका वैज्ञानिक नाम मिलीपोरा है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी ये फायर जो मूंगा जो है हमारा कोरल, ऐसे यहाँ पर जंतु होते हैं जो मूंगे से ज़्यादा जेलीफिश या उसके गोल रखते हैं। इस पर सोने से यहाँ पर वैसी यहाँ पर चुंबन जैसे यहाँ पर चुभन जैसे चुभते हैं उसके जेलीफिश जैसे इस पर सोने पर दिखता है इनको, ठीक है। इनका जो वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, इनका जो वैज्ञानिक नाम होगा हमारा ये हो जाएगा इनका वैज्ञानिक नाम, चलो इसको देख लेते हैं अभी स्टेटमेंट को, ठीक है। इसके शरीर पर ऊपरी सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात करेक्ट है, क्योंकि इसके शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और ये पीले हल्के भूरे रंग के होते हैं, सही है। ये प्रजाति अधिक तापमान में जीवित रह सकती है, ठीक है। ये अधिक तापमान में प्रजाति जीवित नहीं रह सकती है, अधिक तापमान इसको नहीं चाहिए होता है, तो गलत हो गया। और पहला स्टेटमेंट हमारा से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका वैज्ञानिक नाम मिलीपोरा है, ये बात सही है, ठीक है। ये बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग ब्लीचिंग प्रभाव के कारण अति संकटग्रस्त में श्रेणी में आते हैं ये, ठीक है, याद रखना है। और ये प्रजातियां जो होती है भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, पनामा, सिंगापुर, थाईलैंड में अब लगभग खत्म हो चुकी है। आपसे बोलेगा ये प्रजाति जो है ये भारत में अभी भी यहाँ पर देखी गई है, तो क्या गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर लगभग खत्म हो चुकी है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर इसका वैज्ञानिक नाम मैंने बताया, और ये कम तापमान में रह सकती हैं, अधिक तापमान में नहीं। आंसर 1 2 सही है, तो 2 बातें यहाँ से करेक्ट है, बी आंसर हो गया इसका। 52 नंबर है, स्वस्थाने जो संरक्षण है उसके बारे में देखते हैं कौन सा कथन यहाँ से गलत है, ठीक है। इसके बारे में जो गलत कथन है हमारा ये हो जाएगा सी, ये विधि बाह्य स्थानीय संरक्षण विधि की अपेक्षा अधिक कठिन मानी जाती है, ये बात हमारी गलत हो जाएगी, राइट। क्योंकि यहाँ पर स्वस्थानीय संरक्षण जो होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण की विधि की अपेक्षा अधिक सस्ती और आसान होती है, राइट। क्या होगी? अधिक सस्ती और आसान होती है। स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और आरक्षित जैवमंडल रिजर्व का निर्माण किया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। स्वस्थानीय संरक्षण विधि द्वारा एक विशेष रूप से या विशेष क्षेत्र में यहाँ पर कई प्रजातियों को संरक्षित कर सकते हैं। तीनों बातें एक्स्ट्रा यहाँ पे याद रखनी जो मैंने बताई आपको। आंसर सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 53 है, ई कचरा यहाँ पर जो हमारा ई वेस्ट है मैनेजमेंट प्रबंधन 2022 उसके बारे में देखते हैं। इस नियम को 1 अप्रैल 2022 से लागू किया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से 53 की ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये लागू किया गया था कब से? 1 अप्रैल 2023 से। इस अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक कचरे का कम से कम 60% तक एकत्रित और पुनर्चक्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है।
ठीक है, तो यहाँ पर ये रखा गया लक्ष्य इसका सही है। ई कचरा नियम जो हमारा है ये इसको नष्ट करने तथा पुनर्चक्रण करने में काम में शामिल जो श्रीलंका है जो श्रमिक है उसकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास को सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। आपसे बोलेगा किसको यहाँ पर जो पुनर्चक्रित करने है ना, उसको सुनिश्चित करना है, इसकी जिम्मेदारी देखने के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होगा। तो क्या गलत बात होगी, वो राज्य सरकार यहाँ पर जिम्मेदारी लेगा इसकी, श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास सुनिश्चित करने के लिए। अगर कुछ यहाँ पर होता है श्रमिकों को तो उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। ठीक है, ये सब बातें याद रखना है। आंसर क्या होगा, ओनली वन गलत है, दूसरा करेक्ट है, तो सही पूछा है तो सी यहाँ से करेक्ट होगा। यहाँ से 54 नंबर है, केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान ओडिशा में स्थित है। 54 है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये हैदराबाद में, ओडिशा में नहीं है। ओडिशा में यहाँ पर सर्वाधिक मगरमच्छ की संख्या है। सर्वाधिक मगरमच्छ की संख्या कहाँ पर है, ओडिशा में। कहाँ पर, भीतरकनिका में, जहाँ पर खारे पानी लेवल है उसमें। दूसरा है मगरमच्छ अभ्यारण्य की सर्वाधिक संख्या, यहाँ पर अभ्यारण्य की बोल रहा है कि सर्वाधिक संख्या आंध्र प्रदेश में, करेक्ट है। अगर बोलता कि मगरमच्छ की संख्या सर्वाधिक किधर है तो ओडिशा हो जाती, लेकिन ये बोला मगरमच्छ जो अभ्यारण्य है उसकी संख्या किधर है, ये आंध्र प्रदेश में, तो ये करेक्ट है। दोनों में डिफरेंस याद रखना है। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर क्या होगा, बी यहाँ से 2 सही आंसर है। 54 पूछा कि गलत कौन सा है ना, सही पूछता तो हमारा 2 आंसर होता, लेकिन गलत पूछा तो इसके हिसाब से आंसर हमारा 1 होगा, 1 गलत है। ठीक है, सही पूछता तो 2 यहाँ से होता। 55 नंबर है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। सरीसृप वर्ग इसमें कौन होगा, देखते हैं। 55 में इसमें आएगा सरीसृप वर्ग में एक तो गिरगिट, ठीक है, अगला सांप, गिरगिट, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ है, इसे इसमें आता है। उभयचर वर्ग में कौन आएगा, उभयचर वर्ग में आपका जाएगा टोड, ठीक है, कौन कौन आएगा, टोड, मेढक, सैलेमेंडर, ठीक है। मत्स्य वर्ग में कौन आएगा आपका, मत्स्य वर्ग में आ जाएगा, मत्स्य वर्ग में आपका आएगा अफ्रीकन लैंगफिश, ठीक है। और यहाँ पर बस इसमें एक ही एग्जाम्पल है। आकाशरेखी में कौन सा आएगा, मैं बताया था, बहुत बार बता चुका हूँ, है ना, तो इसमें आपका जाएगा ये मोलस्का वर्ग। आंसर 55 के टाइप से मैच करेंगे तो सी करेक्ट है। 56 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने, कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। गलत स्टेटमेंट हमारा जो 56 का होगा ये हो जाएगा यहाँ से, जीवों में शुष्क भार का लगभग 65% भाग कार्बन से बना होता है, ये बात गलत हो जाएगा 56 का, ठीक है। जो हमारा भूमंडलीय कार्बन की पूर्ण मात्रा समुद्र में 71% कार्बन से विलय के रूप में विद्यमान होती है, राइट। और यहाँ पर जो बोला है कि जो हमारे जीवों का शुष्क भार है लगभग 49% कार्बन से बना होता है, ना कि 65%, तो ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण है, इनको देखते हैं। अभिकथन है राइजो फिल्ट्रेशन एक प्रकार की फाइटो रेमेडिएशन तकनीक है जिसमें पौधे की जड़ें जल में मौजूद भारी जहाँ पे धातुओं को विषाक्त तत्वों का अवशोषित कर लेती है, ठीक है। पहली बात क्या होगी, अभिकथन यहाँ से जो 57 का पहला है ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से हो जाएगा, इसका देखते हैं। ये बोला है पौधों की जड़ों में उपस्थित विशेष एंजाइम और यहाँ पर जैविक प्रक्रियाएं जल के प्रदूषकों को हटाने में सहायक होती हैं। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें करेक्ट हैं, अभिकथन और कारण, तो आंसर क्या हो जाएगा 57 का आंसर बी करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बी यहाँ से सही है 57 का। देखो जो अभिकथन और कारण वाला होता है उनको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि इसकी व्याख्या कर रहे हैं या नहीं, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है इसकी। 58 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा कथन युग्म सही नहीं है, इसमें से यहाँ पर सही नहीं है, वो आंसर हो जाएगा डी, फ्लैक्सिप प्रजाति जो परिवर्तन के बारे में सूचना देती है, ये बात गलत है। फ्लैक्सिप प्रजाति वो प्रजाति होती है जो किसी परिवर्तन की पहचान बनाती है, जिसमें मणिपुर और केबुलम जो हमारा सुंदरबन है बंगाल उसमें यहाँ पर शामिल होता है, ठीक है, जो परिवर्तन की पहचान बनाती है, ठीक है, ना कि यहाँ पर उसके परिवर्तन के बारे में सूचना रहती है, तो ये गलत हो जाएगा। 59 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल के निकाय में पोषक वृद्धि के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। आंसर हो जाएगा 59 का, एक तो घरेलू कूड़ा करकट, नाइट्रोजन और फास्फेट के बहुलता वाले उर्वरक, भूस्राव और औद्योगिक कचरा, सभी यहाँ से करेक्ट है, डी यहाँ से आंसर हो जाएगा 59 का। क्वेश्चन नंबर 60, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हमारा है इसकी गणना निम्नलिखित में से किन वायु प्रदूषकों के लिए पर जारी की जाएगी, उनमें क्या क्या शामिल होना चाहिए। आंसर हो जाएगा, इसमें शामिल होगा एक तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, तब इसकी गणना कर सकते हो, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मीथेन इसमें इसका नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो मीथेन इसमें नहीं होगा। AQI की गणना 8 प्रमुख प्रदूषकों के लिए की जाती है, जैसे कि कौन कौन से, एक तो आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, लेड, सीसा, ठीक है, सब एक्स्ट्रा नोट कर सकते हो आप, राइट। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर मीथेन नहीं होगा, तो 1 2 3 करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर हो गया 60 का। 61 देखते हैं,
61 है ठोस अपशिष्ट जो प्रबंधन है उसके बारे में विचार करना है। ठीक है, देखते हैं यहाँ से। ये केवल शहरी क्षेत्रों में लागू होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी ये जो है पहली बात यहाँ से इसका जो रहेगा पहली बात यहाँ से सही हो जाएगी इसकी वजह से, मतलब पहली बात यहाँ से स्थानीय में लागू से। तो देखो इसको थोड़ा सा रोक देते हैं, स्टेटमेंट दूसरा देखते हैं पहले। इस नियम के अनुसार जैविक और जैविक कचरे को अलग अलग एकत्र करना अनिवार्य होता है। सेकंड बात सही है। ठीक है, अवशिष्ट उत्पादकों में व्यक्तिगत वाणिज्यिक और औद्योगिक इकाइयों को अपने कचरे को पर पृथक करना आवश्यक होता है, ये भी बात सही है। ठीक है, नगर निकाय के अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचा विकसित करना आवश्यक होता है, सही है। तो यहाँ से गलत होगी पहली बात, क्योंकि यहाँ पर केवल शहरी के लिए लागू नहीं होता, ये ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में नहीं होता, ऐसा गलत है, क्योंकि यहाँ पर सभी के लिए होगा ये। तो 2 3 4 करेक्ट है, 3 बातें सही हैं। आंसर यहाँ से सी सही हो जाएगा इसका। 2016 का जो यहाँ पर ये अपशिष्ट प्रबंधन नियम था उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन 62 है जैव छिड़काव के संबंध में आपको विचार करना है। ये तकनीक मुख्य रूप से मृदा और यहाँ पर जल में जैव प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग भी की जाती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। जैव छिड़काव केवल प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो जीवाणु होते हैं उसका उपयोग करता है, कृत्रिम रूप से विकसित सूक्ष्म जीवों को नहीं करता। ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं बताया गया इसमें। ठीक है, ये बात गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये तकनीकी वायु वेटी काफ़ी समानता रखती है और इसमें वायु का दाब जो मृदा की जो समय उस सतह है उस तक पहुँचा जाता है, ताकि प्रदूषित जो हमारे क्षेत्र हैं विस्कासित जो हमारे सूक्ष्म जीव क्रिया हैं वो यहाँ पर इसमें शामिल हो सके, इसका उपयोग कर सके। तो यहाँ से ये बात गलत हो जाएगी। तो बोला कि ये छिड़काव केवल प्राकृतिक रूप से पाए जाने जीवाणुओं पर करता है, बल्कि कृत्रिम रूप से नहीं, तो गलत होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। तो आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है, ए यहाँ से इसका सही होगा। ठीक है, 62 हो गया। 63 देखो, ये जो प्रक्रिया है जैव छिड़काव, इसका उपयोग जो है कवक का प्रयोग, इस प्रक्रिया के उपयोग में कवक का प्रयोग जैव उपचार के लिए भी कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, लिख सकते हो आप। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 63। यहाँ पर वर्ग दे रखा है और यहाँ पर बताना है कौन कौन से कितने मैच कर रहे हैं 63 में। देखते हैं इसको। यहाँ पर देखो, पहला बोला प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता मैंने बताया था आपको क्या होते थे ऊपर, है ना। प्राथमिक उपभोक्ता जो हमारे होते हैं ये आपको जाएंगे वह उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, साग बच्ची, चढ़ने वाले पौधे, बकरी, खरगोश, ऊँट, है ना, ये सब होते हैं, तो ये सही हो गया। द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं? द्वितीय जो होते हैं वह उपभोक्ता जो पोषण स्तर के लिए साग बच्ची के अन्य प्राणियों पर निर्भर होते हैं, जैसे सांप, भेड़िया। ठीक है, ये गलत हो गया। तृतीय उपभोक्ता सांप, भेड़िया गलत दे दिया, क्योंकि इसका द्वितीय का था और ये तृतीय का है, दोनों सेट में यहाँ से गलत हो गए, क्योंकि इसमें अपोजिट बात करती है दोनों की। द्वितीय वाले तृतीय में दे दी और तृतीय वाले द्वितीय में दे दी, दोनों गलत हो गए। आंसर क्या है? ओनली 1 करेक्ट है, ए यहाँ से आंसर हो गया। 64 यहाँ से निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। 1 मिलीमीटर या उससे कम के आकार का प्लास्टिक अंश के माइक्रो बिट्स कहलाते हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। सूक्ष्म प्लास्टिक जैव निम्नीकरण होती है। ठीक है, सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर सूक्ष्म प्लास्टिक माइक्रो बिट्स या 5 मिलीमीटर से अधिक आकार का प्लास्टिक को अंश रेशिया सूक्ष्म प्लास्टिक के माइक्रो बिट्स कहलाती है। तो यहाँ पर ये गलत होगी, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, ए यहाँ से इसका आंसर होगा। सूक्ष्म प्लास्टिक जैव निम्नीकरण होती है, एक बात गलत हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। जो सूक्ष्म हमारी प्लास्टिक होती है ये अजैव निम्नीकरण कहलाती है। ठीक है, जैव निम्नीकरण नहीं होगी ये। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउन कार्बन के स्रोत हैं? ब्राउन कार्बन के स्रोत में से कौन से? आंसर हो जाएगा हमारा एक तो बायोमास दहन, औद्योगिक उत्सर्जन, जीवाश्म ईंधन दहन और ऑटोमोबाइल्स यहाँ पर उत्सर्जन, सब यहाँ पर है। आंसर 65 का हो जाएगा, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, तो इस टाइप से देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मैंने 65 तक डिस्कस कर लिया इसके। ठीक है, तो टेस्ट यहाँ पर है, नेक्स्ट है इसका मैंने 65 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा डिस्कशन जाएगा इसका, 1 घंटे से ऊपर हो गया ये। और इसमें 75 क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, जो बचेंगे क्वेश्चन वो मैं पार्ट 2 में करा दूंगा इसका। ठीक है, तो यहाँ से क्या 65 भी क्वेश्चन कराते हैं, बाकी जो टॉपिक आपको थे वो टॉपिक एक बार जाके आपको अच्छे से डिस्कस करके, मतलब अपना या फिर यूट्यूब पे देखते हो या आपके पास जो मटेरियल है नोट्स है उससे ज़्यादा बेस्ट रहेगा पढ़ना। जो टॉपिक आया उसमें आपको नहीं कुछ समझ आया वो टॉपिक डीप में जाके इसको कवर करो। ठीक है, जो 65 क्वेश्चन इनको तो बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए इसमें। राइट, एक एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, तो यहाँ से जाके अपने क्वेश्चन पूरे स्टैटिक से कवर करो और यहाँ पर जो बुक उससे अपने कवर कर सकते हो। बाकी स्टार्ट करेंगे 66 से दूसरे पार्ट में, फिर 66 से 150 तक करेंगे वो। राइट, एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।